अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी सच पॉडकास्ट विद मी सुंबल नसीब हुसैन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी मौजूदगी का आपके साथ का बहुत शुक्रिया। वेल, अनदर बिग डे, अनदर बिग टॉपिक टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इजराइल पैलेस्टाइन वॉर एंड its impact on Middle East. But before going further, I would love to introduce my guest today. We have the emerging scholar of IR, Faraz Naqvi, with us. Thank you so much, sir, for joining in and welcome to the podcast. सो बेसिकली मिडल ईस्ट पर जो इम्पैक्ट पड़ा है इस वॉर का, और मिडल ईस्ट के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो इम्पॉर्टेंट क्यों है मिडल ईस्ट तमाम तर कंट्रीज़ के लिए, जितनी भी स्टेट्स हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट हब है नेचुरल रिसोर्सेज का, और तमाम स्टेट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके साथ रिलेट करती हैं। तो सर, पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि मिडल ईस्ट इतना इंपॉर्टेंट है और उसके पीस के हवाले से बहुत सारी जो स्टेट्स हैं वो हमेशा से अपना रोल प्ले करती रहती है, लेकिन अभी जो सिचुएशन हो चुकी है मिडल ईस्ट की कि पीसफुल तो बिल्कुल भी नहीं है, इस जंग की वजह से जो इर्ताश आया है उसके पीस में, वो किस तरह से इम्पेक्ट करेगा पूरी दुनिया को? देखिए, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद मिडल ईस्ट जो कि एक प्रीडोमिनेंटली अरब रीजन है, वर्ल्ड वॉर वन के बाद उसमें कभी भी अरब डोमिनेंस कायम नहीं हो पाई। वर्ल्ड वॉर वन के बाद मिडल ईस्ट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, जिसमें एक फ्रेंच मैंडेट और एक ब्रिटिश मैंडेट था। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर टू आई और वो ख़त्म हुई तो हमने देखा कि वहाँ पे एक बाइपोलैरिटी की सिचुएशन आ गई कि जिसमें यूएस का बहुत ज़्यादा रोल आ गया, इजराइल की क्रिएशन हो गई, और दूसरी तरफ यूएसएसआर की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा प्रिवेल हुई। और उस जैसे ही कोल्ड वॉर एंड होती है 1991 में, हम देखते हैं कि यूएस की एक एक्टिव मिलिट्री फोर्स अरब रीजन में मौजूद है, जो कि ऑयल फॉर सिक्योरिटी के पर्पस के तौर पे मौजूद है, जहाँ पे जो यूएस है वो ऑयल सप्लाई लाइंस को सिक्योर करेगा ताकि उसकी एनर्जी रिसोर्सेज जो मिडल ईस्ट के हैं वो यूरोपियन पार्टनर्स को मिलते जाएं। बदले में यूएस जो है वो अरब कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं, जो मोनार्क्स हैं, अनइलेक्टेड मोनार्क्स, उनकी हुकूमत को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो वन वे और दी अदर हम देखते हैं कि जो अरब कंट्रीज़ हैं वो हमेशा से एक्सटर्नल पावर के या तो इन्फ्लुएंस में रहे हैं या फिर उन पे रिलायंस उनका बढ़ता रहा है। तो यही इसी अगर हम कंटिन्यूएशन में चलें तो हमें फ़लस्तीन का इशू समझ में आएगा कि फ़लस्तीन भी एक अरब कॉज है, लेकिन क्योंकि उसकी इमोशनल और सेंटिमेंटल अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो ओवरऑल मुस्लिम फिनोमिना में आ जाता है, क्योंकि मिडल ईस्ट इज़ द कोर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, जहाँ पे मुस्लिम सिविलाइजेशन फॉर द पास्ट 1400 ईयर्स इवॉल्व हुई है। और इसी तरीके से जब उस पूरे मिडल ईस्टर्न के खित्ते में हम देखते हैं कि एक इम्पोर्टेड वर्जन लेके आया जाता है, एक इम्पोर्टेड स्टेट को यहाँ पे डेवलप किया जाता है बाय द नेम इजराइल, तो वो हमारे जो इस्लामिक कॉज, मुस्लिम कॉज है, और जो अरब कॉज है नेशनहुड का, उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। तो उससे बचने के लिए और उसकी रिटेलिएशन में हम देखते हैं कि वक्तन फ़वक्तन मिडल ईस्ट में जो सॉर्ट ऑफ कोल्ड पीस किसी सिचुएशन है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, क्योंकि मिडल ईस्ट में एक तो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज भी मौजूद हैं, आपके एथनिक इश्यूज भी मौजूद हैं, सेक्टेरियन इश्यूज भी मौजूद हैं, स्टेट टू स्टेट अफेयर्स भी मौजूद हैं, एक्सटर्नल एक्टर्स भी मौजूद हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी मौजूद हैं। ये तमाम गैल्वनाइज होते हैं मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को शेप करने में, और उसमें इजराइल और फ़लस्तीन का इशू इज़ द पिनिकल ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स, कि जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा बाकी जितने भी इशू रिजॉल्व होते जाए उसका कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल। और जो अभी मैं चाहूँगी कि हम जो वॉर है उसमें जो ह्यूमन राइट चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं और किस तरह से इंसानियत सोज़ वाक़यात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, उस पर भी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा डिस्कस करें इस चीज़ को। और इज़राइली जो फ़ोर्सेस हैं उनका जो पूरा इम्पैक्ट पड़ रहा है तमाम तर लोगों पर, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? किस तरह की सिचुएशन है इस टाइम पर? देखिए सुंबल, पहली बात तो ये वॉर नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप वॉर होती है कि जब दो पावर्स आपस में कोलाइड करें, मिलिटरीली एक दूसरे के अगेंस्ट करें, चाहे वो सिमेट्रिकल वॉर हो चाहे एसिमेट्रिकल वॉर हो, हम उसको वॉर ही कहेंगे अगर दो पावर्स आपस में कोलाइड करें मिलिटरीली। लेकिन अगर एक पावर, एक एक्टर मिलिटरीली इन्वॉल्व्ड हो और दूसरी तरफ आपके सिविलियंस पॉपुलेशन हो, तो उसको हम वॉर नहीं कहते हैं, उसको जेनोसाइड कहा जाता है। सो दिस इज़ अ शेयर जेनोसाइडल अप्रोच बाय द इजरायली अथॉरिटीज़ अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन सिविलियंस, कि जिसमें आप देखें मोर देन 7,000 पैलेस्टीनियन, इंक्लूडिंग वीमेन, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, इंक्लूडिंग एडल्टली, मोर देन 70% ऑफ ऑल द कैजुअलिटीज बिलोंग टू
these three vulnerable sectors of the society, जिसमें औरतें, बच्चे और बूढ़े शामिल हैं। आपकी 80% फ़लस्तीन की पॉपुलेशन फॉरेन एड पे डिपेंड करती है। 60% के करीब आपकी पॉवर्टी लाइन पे मौजूद है। और अभी इज़राइल ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो नॉर्दर्न गज़ा है वहाँ से पॉपुलेशन इमिग्रेट करे टुवर्ड्स द साउदर्न पार्ट। जब वो साउदर्न पार्ट की तरफ करेगी तो 1.1 मिलियन पीपल वुड बी डिस्प्लेस्ड। और ये भी उनको थ्रेटन किया गया कि अगर डेडलाइन ख़त्म होने तक वहाँ की पॉपुलेशन मूव नहीं हो पाई तो दे वुड बी कंसीडर्ड एज द सपोर्टर्स ऑफ और द सिंपैथाइजर्स ऑफ हमास। सो दिस इज अ sheer atrocity and the sheer brutality adopted by the Israeli government against the innocent civilian population. बिल्कुल। तो इस पर इंटरनेशनल एक्टर्स का क्या रोल हो सकता है और उनको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस तमाम तर चीज़ों पर? देखिए, इंटरनेशनल एक्टर को हमें 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करने की ज़रूरत है। पहला है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। सो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव कभी भी फ़लस्तीन की हिमायत में नहीं आएगा। द रीज़न बीइंग उनके लिए इज़राइल इज़ सो क्रूशियल कि ना सिर्फ वो अलाय है बल्कि इज़राइल इज़ द बेस इन द ओवरऑल प्रीडोमिनेंट मुस्लिम रीजन, कि जिसको यूटिलाइज करते हुए जो वेस्टर्न आइडियल्स हैं वो प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम रीजन में इन्फिल्ट्रेट किए जाएं, ताकि जो देखें ये एक सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स है कि जहाँ पे जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसको प्रीडोमिनेंट करना है अक्रॉस द ग्लोब। इसी वजह से कोल्ड वॉर हुई थी, इसी वजह से आपकी बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ज़्यादातर अराइज हुए हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, किसी भी से रिलेटेड हो। सो इज़राइल इज़ वेरी क्रूशल फॉर यूरोप एंड फॉर द वेस्ट ओवरऑल। सो उनका तो पूरी सपोर्ट इज़राइल की तरफ ही रहेगी। हाँ, वो टू से एटलीस्ट के वो बाइसनेस उनकी शो ना हो तो वो ह्यूमैनिटेरियन एड देते जाएंगे, बट दे आर लाइक पीनट्स कि जब आप 7,000 लोग मारे जा चुके हैं तो आप उनको 1 करोड़ दें, 1 अरब दें, 10 अरब दें, दैट डजंट मैटर अनलेस और अनटिल उनका जो बेसिक राइट है, राइट फॉर लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और इंडिपेंडेंस, अगर उनको इंडिपेंडेंस ही मौजूद नहीं है तो आप जितनी मर्जी उनको फंड करते रहें, दैट वुड बी ऑफ नो। जो दूसरा सेगमेंट है दैट इज़ ऑफ इस्लामिक और मुस्लिम वर्ल्ड। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर इतनी ज़्यादा इन्फ्रिंजमेंट मौजूद है, इतने ज़्यादा फ्रैक्चर्ड हुई भी है, आपस के प्रॉक्सीज वॉर्स हैं और टू से द लीस्ट वो इतने ज़्यादा फॉरेन एक्टर्स पे डिपेंडेंट हैं, उनकी अपनी इंटरनल वल्नरेबिलिटीज इतनी है कि वहाँ पे भी यूनाइटेड फ्रंट नहीं आ पाएगा। जो तीसरा सेगमेंट है दैट इज़ अल्टरनेटिव ग्लोबल पावर्स और इमर्जिंग पावर्स, जिसमें रशिया, चाइना शामिल हो जाते हैं। इनके लिए भी मिडल ईस्ट और ये वाला जो सेगमेंट है गज़ा वाला, फ़लस्तीन वाला, दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, लेकिन उनकी अपनी लिमिटेशंस है। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ चाइना इट इज़ मोर कंसर्न ऑन द साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे उसके डायरेक्ट स्टेक्स मौजूद हैं। इन द केस ऑफ रशिया इट इज़ मोर कंसर्न विद द यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे उसके डायरेक्ट बॉर्डर टू बॉर्डर स्टेक्स मौजूद हैं। सो फ़लस्तीन इस सॉर्ट ऑफ उसमें आपको आइसोलेशन में कुछ सपोर्ट मिलेगी कि फॉर एग्जांपल एक ख़ास कंट्री, फॉर एग्जांपल ईरान इज़ सपोर्टिंग और नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक हिजबुल्लाह इज़ सपोर्टिंग, बट जनरली आपको रेटरिक नज़र आएगा कि जिसमें कंडमनेशन होगी इजरायली एट्रॉसिटीज़ की, ह्यूमैनिटेरियन एड दी जाएगी फ़लस्तीनियों को, लेकिन एक खातिर खा एक लार्ज स्केल ब्रॉडर लेवल पे इसका सलूशन फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, अनलेस और अनटिल फ़लस्तीनी अवाम खुद से इंडिजिनस स्ट्रगल करें, जिस तरह के अभी उन्होंने अक्टूबर 7 के अटैक में किया। सो आप भी समझते हैं कि फ़लस्तीनी अवाम की जो स्ट्रगल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है? इंडिजिनस स्ट्रगल चाहे वो फ़लस्तीन के केस में हो, चाहे वो कश्मीर के केस में हो, हमने देखा कि जो वियतनाम में था वो भी इंडिजिनस स्ट्रगल थी, क्यूबा के मामले में भी इंडिजिनस स्ट्रगल थी। जब तक इंडिजिनस स्ट्रगल स्ट्रेंथन्ड नहीं होगी, फॉरेन फंडिंग हो, फॉरेन इंटरवेंशन हो, स्पॉन्सरशिप हो, पॉलिटिकल सपोर्ट हो, दैट डजंट मैटर अनलेस और अनटिल आपकी जो इंडिजिनस स्ट्रगल है वो स्ट्रेंथन्ड ना हो और उसके अंदर यूनिटी ना हो। बिल्कुल। तो यूएस इन्वॉल्वमेंट के हवाले से हम बात करते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट में जो यूएस के इन्वॉल्वमेंट है, लाइक कभी वो एक तरफ अच्छे स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं कि हम पीसफुल बात करें, और एक तरफ जो है वो बिहाइंड द सीन वो जो है इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या स्टांस है कि यूएस का जो एक जैसे अभी जो उनकी लेटेस्ट बाइडन की स्टेटमेंट है उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, यूएस ने कभी भी बिहाइंड द सीन इजराइल को सपोर्ट नहीं किया, उसने बहुत ओपनली सपोर्ट किया है। आप यूएस के प्रेसिडेंट्स को देखें, वो सारे के सारे प्रेसिडेंट जेरूसलम को इजराइल का अनडिवाइडेड कैपिटल मानते रहे हैं, और ट्रम्प के दौर में हमने उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखी जब तेल अवीव से इजराइल का कैपिटल शिफ्ट किया गया जेरूसलम में। नाउ जेरूसलम एक ऐसा सिटी है कि जो एक पिविट है इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट का,
बैतुल मक़दस की लड़ाई है बेसिकली, चाहे वो अरब ममालिक के दरमियान और इजराइल के दरमियान हो, चाहे वो उसमें क्रिश्चियनिटी का एलिमेंट भी आ जाए। तो 3 मेजर मज़ाहिब उनके लिए, ये जेरूसलम जो है वो मेजर है। लेकिन अगर आप उसको अनडिवाइडेड कैपिटल कह रहे हैं, इसका मतलब आप ऑलरेडी इजराइल की साइड ले रहे हैं। पैरेलल टू दिस, अगर आप एनुअली इजराइल को $3.3 बिलियन ऑफ मिलिट्री एड दे रहे हैं, इसका मतलब आप इजराइल की साइड ले रहे हैं। अगर आप अब्राहम अकॉर्ड करवा रहे हैं कि जिसमें इजराइल की लेजिटिमेसी मिडल ईस्ट में इंक्रीज हो, इसका मतलब आप इजराइल की साइड ले रहे हैं। तो उसमें कभी भी एक हिडन एजेंडा नहीं रहा यूएस का, उसने बहुत ओपनली सपोर्ट किया है इजराइल को इन तमाम मामलात में। और इसमें एक जो मेजर स्टेटमेंट अगर हम उसको देखें कि ये एक मिलिट्री अफेयर से हट के सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स की तरफ जाएगी। जब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन इजराइल का उन्होंने विजिट किया, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएस गवर्नमेंट आया हूँ, उन्होंने कहा कि मैं एज ए ज्यू यहाँ पे मौजूद हूँ। सो यू सी, यहाँ पे तमाम का तमाम सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स जा रहा है, आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स जा रहा है कि आई एम अ ज्यू, नाउ जूइश पीपल हैव द राइट टू स्टे इन दिस लैंड एंड टू सेल्फ डिफेंस देमसेल्फ अगेंस्ट द अग्रेसर्स, सो कॉल्ड अग्रेसर्स। हमास के फाइटर्स को उन्होंने मिलिटेंट्स का कहा है, टेररिस्ट कहा है, अग्रेसर्स कहा है। वो उन्होंने ये नहीं देखा कि पिछले कुछ ही महीनों में, मैं 70 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, पिछले कुछ महीनों में गजा की सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन कितनी ज़्यादा डिटेरियोरेट हुई है, वेस्ट बैंक और गजा में इजरायली सेटलमेंट्स कितनी ज़्यादा बढ़ी हैं, इस पर किसी ने बात नहीं की कि जिसके रिएक्शन में हमास का अटैक हुआ है, बल्कि उन्होंने हमास को एग्रेसर कहा। बट इन माय ओपिनियन हमास ने रिटेलिएट किया है ताकि ये जितनी भी कंडीशंस डिटेरियोरेशन की तरफ जा रही हैं, उनको किसी हद तक जो है वो मिनिमाइज़ किया जा सके। बिल्कुल, फ़लस्तीन के लिए भी जो हमास है वो एक अहम किरदार अदा कर रहा है। तो अरब ममालिक जो हैं हमारे हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्या कर नहीं रहे, उनका कोई इम्पैक्ट हो सकता है इस तमाम तर सिचुएशन में? देखें, अगर आप 1950s और 60s में देखें तो एक वेव जनरेट हुई थी अरब नेशनलिज्म की, जिसको बाथिस्ट रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी कहा गया था, जो इजिप्ट की लीडरशिप में थी अंडर जमाल अब्दुल नासिर। जैसे ही जमाल अब्दुल नासिर का डिक्लाइन आया, ये बाथिस्ट आइडियोलॉजी सो कॉल्ड डिक्लाइन की तरफ चली गई। उसके बाद से जो अभी रिन्यूड अरब नेशनलिज्म उठ के आया है, दैट इज़ नॉट फॉर द एंटायर अरब रीजन, बट दैट इज़ बेसिकली फॉर इंडिविजुअल स्टेट्स। फॉर एग्जांपल सऊदी नेशनलिज्म, यूएई नेशनलिज्म, कतरी नेशनलिज्म। इसी वजह से हम देखते हैं कि इंट्रा अरब कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। फॉर एग्जांपल कतर ब्लॉकेड बैक इन 2017, तो वो कतर वॉज ए अरब कंट्री, सऊदी अरेबिया वॉज ए अरब कंट्री, दोनों के दरमियान कंट्राडिक्शन आ गई, रिफ्ट आ गई। इन द केस ऑफ यमन, इन द केस ऑफ इराक, इन द केस ऑफ सीरिया, ये सारे हम देखते हैं कि ये इंट्रा अरब रिफ्ट की तरफ बातें जा रही हैं। तो अरब नेशनलिज्म रीजनल लेवल पे इतना ज़्यादा इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि टेरिटोरियल बाउंड्रीज तक रहा है। क्योंकि टेरिटोरियल बाउंड्रीज अब उनका पैरामीटर हो गई है, उनकी प्रायोरिटी हो गई हैं। तो जो पैलेस्टीनियन कॉज है वो अरब स्टेट लेवल के हद तक इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रहा। जब भी इज़राइल की तरफ जो बढ़ता हुआ रुझान है कि इज़राइल के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को बहाल किया जाए या बढ़ावा दिया जाए, वो हमें देखने में आ रहा है। लेकिन जो अरब सोसाइटीज़ है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अरब स्टेट्स। स्टेट लेवल पे जहाँ पे नेशनलिज्म आ रहा है, सोसाइटल लेवल पे अभी भी सेंटिमेंटल अप्रोच है, एक एसोसिएशन है पैलेस्टीनियन कॉज की तरफ। और मेरे अपने ज़ाती ख्याल में अगर सोसाइटल प्रेशर इस हद तक एक्सीड कर गया तो अल्टीमेटली अरब स्टेट्स को भी अपने स्टांस से रुख फेरना पड़ेगा और इज़राइल की तरफ, इज़राइल को रिकग्नाइज़ करने से पहले फ़लस्तीनी जो अवाम हैं उनके अच्छे मुस्तकबिल के एक ब्रॉड लेवल पे, एक कंक्रीट लेवल पे उसका सलूशन देखना पड़ेगा। कहा जाता है अभी जो एक स्टेटमेंट्स आ रही हैं डिफरेंट ओपिनियंस के मुताबिक कि अगर इज़राइल, क्योंकि इज़राइल जो है वो पावरफुल है, उसने टेक्नोलॉजी में अपना नाम बनाया है, प्रोडक्ट्स के हवाले से भी अगर हम बात करें तो उसने अच्छी मार्केट अपनी बनाई हुई है। तो एक ओपिनियन ये आता है कि अगर हम इज़राइल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन कर दें अपने कंट्रीज़ में, अरब कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो ये कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है इज़राइल के लिए, और क्या ये पॉसिबल है?
देखें, पहली बात ये पॉसिबल नहीं है नहीं है, कंसीडरिंग हाँ। कि जो इतनी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस हमारे हो दरमियान चुकी है। हो चुकी है, और ये स्टेट टू स्टेट इंटरडिपेंडेंस नहीं है, बिजनेस टू बिजनेस बिजनेस टू इंटरडिपेंडेंस बिजनेस है। है, बिल्कुल। कनेक्टिविटी, इंटरकनेक्टिविटी, ग्लोबलाइजेशन, ये तमाम इसके पैराडाइम्स में आ जाएगा। दूसरी चीज़, इसका फ़ायदा नहीं है। आप ठीक है, अगर आप यहाँ पे अपनी मार्केट बंद कर देंगे तो दुनिया में मार्केट की कमी नहीं है। अगर वो स्टेट ए को, इजराइल स्टेट ए को अपनी चीज़ें सेल नहीं करेगा तो वो स्टेट बी के पास चला जाएगा। सेम इज़ द केस विद ईरान। अगर ईरान पे माशी पाबंदियाँ हैं तेल के हवाले से, तो चाइना ने ईरान से ज़्यादा तेल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो मार्केट तो बहरहाल किसी ना किसी हद तक मौजूद रहती है, बट दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन ये नहीं है कि हम, दिस इज़ बेसिकली अ पैसिव अप्रोच कि हम कुछ नहीं कर सकते तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, बजाय इसके कि आप दूसरे का जो जुल्म सितम है, जो कि परसिस्टेंट है पिछले 75-76 सालों से, उसको एक्टिवली रोकें। आप कह रहे हैं कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप चाहें तो फ़लस्तीनी अवाम का खून बहाते जाए। दिस इज़ दैट सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी। अगर मैं इसको बहुत ही ब्लंट लेवल पे बात करूं, तो द बेसिक थिंग इज़ कि OIC के लेवल पे अभी तक हमें कोई चीज़ देखने को नहीं मिली, अरब लीग के लेवल पे कोई चीज़ देखने को नहीं मिली, सिर्फ रेटरिक्स है। उन रेटरिक को ही कम से कम आप इतना स्ट्रेंथन कर दें कि इजराइल के ऊपर इतना प्रेशर आ जाए कि अभी की जो किसी जो सिचुएशन है वो उससे बाज रहे, ग्राउंड इन्वेजन से बच जाए, एटलीस्ट जो सेटलमेंट्स है उनसे बाज आ जाए, और जो उनके अभी जो बॉर्डर्स मौजूद हैं एटलीस्ट वहीं पे वापस चला जाए, ताकि फ़लस्तीनी अवाम, देखें मैं हमेशा भी सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम की बात करूँ, मैं हमास की बात नहीं कर रहा, मैं पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो मेन विक्टिम्स हैं वो फ़लस्तीनी अवाम है। आप मुझे बताएं कि ये जो 7,000 लोग फ़लस्तीनी मारे गए हैं, इनमें कितने हमास के फाइटर्स हैं? बिल्कुल नहीं है। कोई भी 3,000 बच्चे जो मारे गए हैं वो हमास से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो दे आर इनोसेंट सिविलियंस जिन्होंने अभी अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी। 6 महीने से लेके आपके 60 साल के बूढ़े तक हर एक को वहाँ पे मारा गया है, औरतों को मारा गया है, बच्चों को मारा गया है, फैमिली सेपरेट हो गई हैं, उनको जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिसमें फूड की सप्लाईज़ है, हॉस्पिटल की सप्लाईज़ है, वो उनको नहीं मिल रही है। तो आई थिंक दिस, ये जो रेटरिक है कि हम बाइकआउट कर देंगे, पहली बात दिस इज़ नॉट पॉसिबल, सेकेंडली दिस इज़ नॉट अ वायबल अप्रोच टू कंडेम द इजरायली एक्शन और टू प्रिवेंट इजराइल फ्रॉम कंडक्टिंग दीज एट्रोसिटीज़। कायरो पीस समिट भी एक नया इनिशिएटिव आया इजिप्ट की तरफ से, 21 अक्टूबर को इसका जो है दिया गया। तो इसके हवाले से क्या पीस हो सकता है, या फिर पीसफुल नेशन जो ये लोग चाह रहे हैं, क्या इससे कुछ पीस आ सकता है? क्योंकि डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, जो डिफरेंट पावरफुल स्टेट्स हैं, जिसमें चाइना भी है, जिसमें UK भी है, तो क्या इनकी वजह से कुछ पीस मतलब हो सकता है, इस समिट की वजह से कुछ पीस देखा जाएगा? लेकिन इजिप्ट जो है वो बहुत मेजर एक्टर है गज़ा के मामले में, हमेशा से रहा है। इसमें वी कैन ओनली होप कि इस किस्म का कोई सोल्यूशन आए, क्योंकि अगर स्टेट लेवल पे इस तरह का सोल्यूशन अभी मौजूद बहरहाल नहीं है, वहाँ पे अभी सिर्फ पॉलिसीज अडॉप्ट की जा रही हैं कि दोनों तरफ से वायलेंस को डी एस्केलेट किया जाए, यानी कि जो इजिप्ट है और इस तरह के जो बाकी अरब ममालिक हैं वो एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चल रहे हैं, ना वो इजराइल की तरफ जा रहे हैं, ना वो फ़लस्तीन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सोसाइटल लेवल पे जो इजिप्ट और इज़राइल का बॉर्डर है, वहाँ पे इजिप्शियन फ़ौजियों ने या किसी एक फ़ौजी ने इज़राइली फ़ौजियों को मारा, इसका मतलब वो सेंटिमेंटल, वो जो मैं बात कर रहा हूँ सोसाइटल लेवल पे बहरहाल मौजूद हैं। तो एक वक्त आएगा कि सोसाइटल लेवल पे इतनी ज़्यादा प्रेशर बिल्डिंग हो जाएगी कि अरब स्टेट्स को पीसफुल सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। बट पीसफुल सोल्यूशन इन माय ओपिनियन जो 2 स्टेट का सोल्यूशन है, क्योंकि अल्टीमेटली हम इसी तरफ जा रहे हैं कि जो 1967 में 2 स्टेट का सोल्यूशन प्रपोज किया गया था उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, दैट इज़ नॉट वायबल। और हमें अब तक समझ आ जाना चाहिए कि वेस्ट बैंक और गज़ा, वो उनकी जो स्पेस है वो श्रिंक होती जा रही है, इसराइली सेटलमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। तो 2 स्टेट सोल्यूशन ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि कल को मैं आपके घर में घुस जाऊँ और मैं आपसे कहूँ कि ठीक है अब तो मैं आपके घर में आ गया हूँ, तो ये 2 कमरे आपके हैं, ये 2 कमरे मेरे हैं, तो आपका सबसे पहला रिएक्शन ये होगा कि भाई ये तो घर है ही मेरा, तो तुम यहाँ पे क्यों आ गए हो? सो ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि वहाँ पे इजराइल की स्टेट को क्रिएट किया गया और अब कहा गया कि इस खित्ते को इजराइल और फ़लस्तीन में डिवाइड कर दिया, जबकि वो असल में है ही फ़लस्तीनी टेरिटरी। तो इन माय ओपिनियन 2 स्टेट सोल्यूशन इज़ नॉट वायबल, और कायरो पीस समिट से अल्टीमेटली इसी बात पे एम्फेसिस किया जाएगा कि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ आ जाना चाहिए, एट्रोसिटीज़ को रोक देना चाहिए। मतलब एक प्रेशर बिल्ड हो सकता है इजराइल पर, प्रेशर बिल्ड होगा, बट दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल। 1-2 साल तक हम देखेंगे कि ठीक है मामला फिर हो गए हैं, लेकिन 2 साल बाद फिर से आपको इसी तरीके की कोई सिचुएशन नज़र आएगी, 4 साल बाद फिर नज़र आएगी, अनलेस और अनटिल इसका कोई कंक्रीट रिजल्ट और कंक्रीट
कंक्रीट सोल्यूशन ग्लोबल लेवल पे नहीं किया जाता। ग्लोबल लेवल की आपने बात की, ग्लोबल लेवल पे जो कंक्रीट सोल्यूशन है, क्या इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है बेसिकली इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में? देखें, अगर इसमें इस पॉलिटिकल लेवल पे बात की जाए तो वो तो टू स्टेट सोल्यूशन की बात है एज पर द इंटरनेशनल लॉ। अगर इसमें इकोनॉमिक और सोशल लेवल पे बात की जाए तो दैट इज़ इंश्राइंड इन द इंटरनेशनल लॉ के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इज़ द बेसिक राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, राइट टू बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक फूड, शेल्टर, प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, एजुकेशन, दिस इज़ द बेसिक राइट। लेकिन साथ ही साथ इंटरनेशनल लॉ ने ये भी बात की गई है, आई एम टॉकिंग अबाउट द UN, टॉकिंग अबाउट एमनेस्टी इंटरनेशनल, दैट गज़ा इज़ द लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन इन द वर्ल्ड। तो यानी कि इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव में इजराइल की कंडमनेशन मौजूद है, लेकिन क्या उसको कंडेम किया जा रहा है? नहीं। हमें मुसलसल ये रेटोरिक देखने को मिल रहा है कि इजराइल हैज़ द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। तो यानी कि इजराइल को बढ़ावा दिया जा रहा है कि ठीक है, अगर आप मारें तो आप मारें, क्योंकि यू हैव द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। लेकिन हमने कभी ये बात नहीं की कि पैलेस्टीनियन पीपल आल्सो हैव द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, क्योंकि हमने हमेशा फ़लस्तीन को, हमसे मुराद मैं वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने हमेशा फ़लस्तीनी अवाम को एक मिलिटेंट सोच का हामिल अवाम पाया है, जबकि हमास के फाइटर्स, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 20,000 है, मे बी 25,000 होंगे, 1 लाख आप कर लें, दी गज़ा पॉपुलेशन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन पीपल। तो आप 20 लाख अफराद को, 22 लाख अफराद को 1 लाख अफराद के एक्शंस की सज़ा नहीं दे सकते। कलेक्टिव पनिशमेंट किसी भी इंटरनेशनल लॉ में नहीं है। तो इन तमाम मामलात में इजराइल की कंडमनेशन की जानी चाहिए इंटरनेशनल लॉ के ही पर्सपेक्टिव में, लेकिन इस तरह नहीं हो रही। 56 सालों से ये जंग जो है ये जारी है और इसका कोई भी नतीजा जो है वो निकल नहीं रहा। और इज़राइल के लिए लैंड इतने इम्पोर्टेंट क्यों है, मतलब वो इतना एग्रेसिव क्यों है इस लैंड के लिए? देखें, 56 सालों से नहीं, ये 1948, बल्कि 1948 से भी पहले अगर हम देखें तो 1917 में जब बाल्फर डिक्लेरेशन आई थी, तो उसमें ये बात कही गई थी कि मिडल ईस्ट के इस खित्ते में यहूदी आबादकारियों को जन्म दिया जाए और वहाँ पे उनकी स्टेट दी जाए। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में जो हिटलर और जूइश तमाम मामलात हुए और वहाँ पे एक हॉलोकास्ट किसी सिचुएशन डेवलप हुई, तो ये जो पॉलिसी है ये मज़ीद स्ट्रेंथन्ड हो गई। बट द क्वेश्चन इज़ कि अगर यूरोप में यहूदियों का कत्लेआम हो रहा था तो इट इज़ अपॉन दी यूरोप कि वो अपनी टेरिटरी में से एक हिस्से को मुख्तस करे और वहाँ पे यहूदी आबादकारियों को वहाँ पे सेटलमेंट करे, नॉट इन दी प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम रीजन, क्योंकि मुस्लिम रीजन्स मिडल ईस्ट में इजराइल की क्रिएशन से पहले भी यहूदी रहते थे। इस वक्त भी अगर आप देखें तो दी सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ जूइश पीपल इनसाइड द मिडल ईस्ट आर बेस्ड इन ईरान, और वहाँ पे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मौजूद हैं। इसी तरह बाकी अरब ममालिक में भी और बाकी मुस्लिम ममालिक में भी किसी न किसी हद तक मौजूद हैं। द इशू इज़ कि जब आप इम्पोज करते हैं अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी पॉलिसी को, और अगर आप किसी से उसका हक छीनते हैं, उसकी ज़मीन छीनते हैं, उसकी आज़ादी छीनते हैं, तो डेफिनेटली रिटेलिएशन आती है। और इसी तरीके की रिटेलिएशन पहले भी आई है। हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल, आपने 56 सालों की बात की, यू आर टॉकिंग अबाउट 1967 वॉर, बल्कि 1948 वॉर भी हुई है, 1973 वॉर भी हुई है, 2006 वॉर भी हुई है, और अभी हम देख रहे हैं हमास और इजराइल का इशू 2014 में भी रहा, 17 में भी रहा, 21 में भी रहा, 2023 में भी आ गया, और कुछ अरसे में मेरे अपने ज़ाती ख्याल में ये मज़ीद भी रहेगा। तो जैसे कि आपने कहा कि एग्रेसिव है इजराइल और उसका जो है कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम बात करें UN की, यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशंस किस तरह से अपना किरदार अदा करेगा? क्योंकि ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन ने ही इजराइल को जो है वो रेपुटेशन दी है और जो तमाम तर चीज़ें रिकग्निशन दी। तो यूनाइटेड नेशन के जो अभी ऑफिशियल थे उनकी भी स्टेटमेंट आई जिस पर इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर थे उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने बाकायदा उनसे इस्तीफ़ा का मुतालबा कर दिया। तो यूनाइटेड नेशंस कहाँ तक जो है वो रोल अदा कर सकता है इस वॉर को कम करने में या फिर मिडल ईस्ट में पीस लाने में? देखिए, यूनाइटेड नेशंस का एक इनहेरेंट फ्लॉ है। डज़न्ट मैटर उसकी इंटेंशन कितनी भी अच्छी हो, वो कितनी भी ज़्यादा कोशिश करे, एफर्ट्स करे, स्ट्रगल करे, एंड यूनाइटेड नेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर, क्योंकि वो हर एक के दरमियान सालिसी का किरदार भी अदा कर सकता है, पीस मेकिंग फोर्स भी भेज सकता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल पावर्स, तो यूनाइटेड नेशंस उनके सामने बहुत वीक है, बिकॉज जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसमें एक जनरल असम्बली है जहाँ पे हर स्टेट इक्वल है,
और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जहाँ पे सिर्फ 5 ऐसी स्टेट्स हैं जिनके पास वीटो पावर है। तो वहाँ पे पावर जो है वो शिफ्ट हो जाती है, अनबैलेंस हो जाती है टुवर्ड्स दोज 5 स्टेट्स। तो उसमें आप देखें कि ब्राज़ील की तरफ से एक करारदाद पेश की गई थी कि जिसमें ये सिसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ हो इन दी गज़ा बाय बोथ हमास एंड इज़राइल, लेकिन उसको यूएस ने वीटो कर दिया। अभी यूएस की तरफ से करारदाद पेश की गई है जिसमें चाइना और रशिया ने उसको वीटो कर दिया। तो ये एक इनहेरेंट फ्लॉ है। मेरे अपने ज़ाती ख्याल में ये मामला उसी वक्त तय पा सकेगा जब इंडिजिनस स्ट्रगल स्ट्रेंथन, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और अरब वर्ल्ड की तरफ से इस बात को समझा जाए, रियलाइजेशन हो और उनकी परसिस्टेंस हो कि फ़लस्तीन आर अरब्स, वी आर अरब्स, फ़लस्तीन आर मुस्लिम्स, फ़लस्तीनियंस आर मुस्लिम, वी आर मुस्लिम्स। सो बेसिकली वहाँ पे जो एक आइडियोलॉजिकल, क्योंकि ज़ायनिज़म जो इज़राइल में जो प्रिवेल आइडियोलॉजी है वो ज़ायनिज़म है। जब ज़ायनिज़म एक आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस बेस्ड आइडियोलॉजी है, सो आई थिंक वी शुड आल्सो टैकल इट विद द मुस्लिम आइडियोलॉजी और द अरब नेशनहुड। जब तक मिडल ईस्टर्न फ्रेमवर्क में खुद से सोल्यूशन नहीं आएगा, यूनाइटेड नेशन, एक्सटर्नल पावर्स, दे कैन नॉट डू, दे कैन पुट देयर वेट बिहाइंड दिस सिचुएशन टू अ सर्टेन एक्सटेंट, उससे आगे ये नहीं जा पाएंगे। पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान कुछ रोल प्ले कर सकता है इसमें, क्योंकि एड तो हमारी तरफ से जा रही है, लेकिन क्या एड ही काफ़ी है उन पैलेस्टाइनियंस के लिए? तो पाकिस्तान का क्या स्टांस हो सकता है इस तमाम तर सिचुएशन में? फ़लस्तीन का मामला पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट बिकॉज दैट कि मुस्लिम्स हैं, कि मुस्लिम और मुस्लिम हैं, लेकिन इसके अलावा क्योंकि फ़लस्तीन का इशू इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद आवर कश्मीर इशू। जो फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है वही कश्मीरियों के साथ हो रहा है, मकबूजा, आई एम टॉकिंग अबाउट मकबूजा कश्मीर। जो वहाँ पे इज़राइल कर रहा है, यहाँ पे इंडिया कर रहा है। अगर वहाँ पे ज़ायनिज़म है, यहाँ पे हिंदुत्व है। वहाँ पे एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है, यहाँ पे भी एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है। वहाँ पे अगर ग्रेटर इज़राइल का एक ख्वाब है तो यहाँ पे भी एक अखंड भारत का ख्वाब मौजूद है। तो दोनों तरफ एक जैसी आइडियोलॉजी है। अगर पाकिस्तान फ़लस्तीन को सपोर्ट करता है, जो कि उसे करना चाहिए और कि वो कर भी रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एड भी दे रहा है और बाकी तमाम डिप्लोमेटिक फोरम्स पे भी आवाज़ उठा रहा है, सो आई थिंक दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान टू प्रेजेंट इट्स कश्मीरी इशू, स्पेशली इन द केस टू मेक द वर्ल्ड रियलाइज दैट अल्ट्रा nationalist or ultra right wing ideologies are a threat to world peace by the name Zionism or by the name Hindutva. दोनों चाहे वो किसी भी सूरत में मौजूद हो, if they are ultra right wing, ultra nationalist and expansionist by nature, so they are basically a threat to not only regional peace but world peace. और especially अगर ये ideologies एक nuclear state adopt करे, इंडिया इज़ अ न्यूक्लियर स्टेट, इज़राइल इज़ अ न्यूक्लियर स्टेट, तो अगर इस तरह की न्यूक्लियर स्टेट या आइडियोलॉजीज़ को प्रैक्टिस करेंगी, सो दैट वुड बी अ मेजर कैटास्ट्रॉफी फॉर द वर्ल्ड पीस एंड फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। वेल जनाब, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ पॉडकास्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।